आप लोग कैसे? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं पुजारी आर्य आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, पूर्व की बात आज भी मैं आप सभी के बीच समाजशास्त्र अर्थात सोशियोलॉजी सब्जेक्ट के साथ उपस्थित हुआ हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है पाश्चात्य समाजशास्त्री एवं वैचारिकों पर आधारित है। आपके जो पाश्चात्य समाजशास्त्री उन्हीं पे प्रश्न उत्तरों की श्रृंखला लेकर आया हूँ। और फ्रेंड्स, आपको ये सूचना प्राप्त हो ही गई होगी, आप सभी का यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम जो है 23 अगस्त को है। और आपका सेकंड मीटिंग का टाइम आपका 3 से 6 है। और आप सभी का जो परीक्षा प्रणाली है वो ऑनलाइन मोड में सुनिश्चित है संभवतः। और फ्रेंड्स, आप सभी की तैयारी इस समय बहुत अच्छी चल रही होगी क्योंकि एग्ज़ाम का डेट भी आ गया है। और ये एग्ज़ाम वो है, आप सभी को पता होगा, जो 18 जून को एग्ज़ाम हुआ था यूजीसी नेट जेआरएफ को, जो निरस्त हुआ है, री एग्ज़ाम का डेट है वही आपका 23 अगस्त को ये एग्ज़ाम है 3 से 6 दूसरी मीटिंग में। और फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ इस समय आप लोग अधिक से अधिक प्रैक्टिस से सॉल्व कर रहे होंगे क्योंकि आपके पास समय बहुत कम बचा है। और उसी क्रम में मैं आप सभी के बीच ये पाश्चात्य समाजशास्त्रियों पर आधारित प्रश्नोत्तरों की श्रृंखला लेकर आया हूँ। और आप सभी का जो पिछली क्लास में प्यार और सहयोग मिला, उम्मीद करता हूँ इसी प्रकार इसमें भी आप सभी का सहयोग मिलता रहेगा। और मैं इसी उम्मीद के साथ आप सभी के बीच ये क्लास लेकर आता हूँ और इसी में आप सभी का भी अच्छी तैयारी हो जाती है। और जो पिछले एग्ज़ाम हुए हैं, आप सभी के कमेंट जो मुझे प्राप्त हुए उससे यही लगा कि ये क्लास आप सभी के लिए काफ़ी उपयोगी साबित हो रहा है। तो फ्रेंड्स, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए आइए देखते हैं आज का आप सभी के लिए प्रश्नोत्तर क्या है। और क्लास शुरू करने से पहले आप कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए, इंपॉर्टेंट चीज़ें नोट करते रहिए आप सब। और इस क्लास को शुरू करने से पहले एक शेयर कर दीजिए और कमेंट क्लास के अंत में कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दिया कीजिए कि क्लास कैसा लगा। और शुरू करने से पहले क्लास लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। शेयर करने से ये होता है कि आपके जो और मित्र हैं उनको भी ये इस निःशुल्क क्लास का बेनिफिट मिल सके। और आज आपके बीच में ये जो आपके अगस्ट काम्ट हैं, हर्बर्ट स्पेंसर हैं, कार्ल मार्क्स हैं, मैक्स वेबर हैं, जॉर्ज सिमेन हैं, पार्सन समलिन्स्की है, प्लेटो है, सोरोकिन है, टाइनबी है, गिडेंस है, आपके दुर्खीम है, मर्टन है, हॉकबर्न है, टानीज है, ब्राउन है, डेनियल बेल हैं, डेविस हैं, लुईवर्थ हैं, कोजर, हट्टन कूले, रॉबर्ट इत्यादि समाजशास्त्रियों पर आधारित जो आपके पाश्चात्य समाजशास्त्री हैं उन्हीं पर आधारित ये प्रश्नोत्तरों की श्रृंखला है। आइए देखते हैं आपका प्रश्नोत्तर नंबर 1 क्या है। आज का प्रश्नोत्तर नंबर 1 क्या है आप सभी के बीच, और ये क्या कह रहा है। तो ये आपका प्रश्नोत्तर नंबर 1 है आज। निम्नलिखित में से कौन सा एक समाजशास्त्री विज्ञानों के वर्गीकरण के लिए सुविख्यात है। प्रश्न आप ध्यान से देखिएगा, एग्जाम हॉल में जाइएगा, कूल माइंड से एकदम जो है पहले वो मार्कशीट भर लीजिएगा। उसके बाद प्रश्नोत्तरों जो है आप जब समय हो जाए प्रश्नोत्तर जो है, क्योंकि आपको जो वो मार्कशीट मिलता है वो 15 मिनट पहले ही संभवतः दे दिया जाता है भरने के लिए। उसके बाद फिर बुकलेट मिलता है, तो आप बुकलेट को खोलिए इत्मीनान से और कूल माइंड से प्रश्नोत्तर पढ़िए और सॉल्व कीजिए। आपको रिजल्ट पॉजिटिव है, संभवतः पॉजिटिव ही रिजल्ट मिलता है। जब आप कूल माइंड से प्रश्नोत्तरों को सॉल्व करते हैं तो आपका कोई आता हुआ प्रश्न गलत हो ही नहीं सकता। और जो थोड़ा कन्फ्यूजन होता है एग्ज़ाम हॉल में वो भी दूर हो जाता है। यदि आप हड़बड़ाहट में जल्दी में रहते हैं और परेशान रहते हैं तो मानसिक टेंशन में रहते हैं तो आता हुआ प्रश्न जो है एग्ज़ाम में गलत हो जाता है और इसका जो है हमको बहुत बड़ा ही खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो इन सबसे बचने के लिए हम कूल माइंड से प्रश्नोत्तरों को सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं ये प्रश्न 1 क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक समाजशास्त्री विज्ञानों के वर्गीकरण के लिए सुविख्यात है। ये प्रश्नोत्तर सिंपल सा है, आप सभी को इसका आंसर पता होगा। कह रहा कौन सा समाजशास्त्री विज्ञानों के वर्गीकरण के लिए सुविख्यात है। तो आपके ऑप्शन ए है इमाइल दुर्खीम, ऑप्शन बी है मैक्स वेबर, ऑप्शन सी है हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन डी है अगस्ट काम्ट महोदय। तो इसका आंसर आपका जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका आंसर मैं आप सभी को बता दे रहा हूँ, ऑप्शन डी अगस्ट काम्ट महोदय है। क्योंकि अगस्ट काम्ट महोदय जो हैं इन्होंने विज्ञानों के वर्गीकरण की अवधारणा दिया है और इनकी जो पुस्तक है
काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पुस्तक भी नोट कर लीजिएगा आप लोग। पॉजिटिव फिलॉसफी में विज्ञानोकरण का जो है ये सोपान क्रम के अनुसार अपने वर्गीकरण किया है। तो इन्होंने जो वर्गीकरण का क्रम बताया है, इसमें समाजशास्त्र को इन्होंने सबसे लास्ट में 6 नंबर पे रखा है। ये भी प्रश्न बनता है कि समाजशास्त्र को विज्ञानों को वर्गीकरण में किस नंबर पर रखा गया है, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो समाजशास्त्र को लास्ट में रखा गया 6 नंबर पे, आप नोट कर लीजिए। पहले नंबर पे विज्ञानों को वर्गीकरण में इन्होंने रखा है आपका गणित शास्त्र, ठीक है, आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। पहले नंबर पे इन्होंने रखा है गणित शास्त्र और दूसरे पे रखा है खगोल शास्त्र, आप नोट कर लीजिएगा इस चीज़ को। और नंबर 3 पे रखा है भौतिक शास्त्र और 4 नंबर पे इन्होंने रखा है आपका रसायन शास्त्र, ठीक है। और 5वें पे रखा है प्राणी शास्त्र, इन्होंने 5वें पे प्राणी शास्त्र का 6 नंबर पे रखा है आपका सोशियोलॉजी अर्थात समाजशास्त्र। तो इस प्रकार इन्होंने विज्ञानों का वर्गीकरण आपके अगस्त कामटे महोदय ने कर रखा। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। आप सभी के लिए एग्जाम के दृष्टि से आप सभी को जानकारी की बता रहा हूँ, ये प्रत्येक प्रश्न जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप लोग इस क्लास को मिस ना कीजिएगा, ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये आपके लिए एग्ज़ाम में काफ़ी उपयोगी साबित होने वाला है ये जो क्लास है। ये अगला प्रश्न कह रहा है, प्रश्न नंबर 2, प्रत्यक्षवाद की अवधारणा किस विद्वान द्वारा प्रतिपादित किया गया है। क्या कह रहा प्रश्न, प्रत्यक्षवाद की अवधारणा किस विद्वान द्वारा प्रतिपादित किया गया है। तो आपका ऑप्शन ए दे रखा है, ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी चार्ल्स हटन कूले, ऑप्शन सी अगस्ट काम्टे, ऑप्शन डी एमिल दुर्खीम अर्थात इमाइल दुर्खीम महोदय हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप सब बताइएगा। इसका आंसर मैं बता देता हूँ, अगस्ट काम्टे महोदय। इसके आंसर भी होगा प्रश्न नंबर 1 का भी अगस्ट काम्टे थे और इसका प्रश्न नंबर 2 के प्रत्यक्षवाद की अवधारणा जो है अगस्ट काम्टे महोदय का ही है। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब क्योंकि प्रत्यक्षवाद की अवधारणा अगस्ट काम्टे महोदय द्वारा दिया गया है और प्रत्यक्षवाद यानी वैज्ञानिक स्तर जिसको कहते हैं, प्रत्यक्षवाद जो वैज्ञानिक स्तर है, ये इसका मानना है कि जिस प्रकार ब्रह्मांड के नियमों का अध्ययन, अवलोकन और परीक्षण प्रयोग किया जाता है, इसका तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, उसी प्रकार आप जो है सामाजिक घटनाओं का अध्ययन इसी व्यवस्थित विज्ञानों के जैसे विज्ञान का व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है, उसी प्रकार सामाजिक घटनाओं का अध्ययन समाजशास्त्र में समाजशास्त्र के नियमों के तहत अध्ययन किया जाता है। ये अवधारणा आपके अगस्ट काम्टे महोदय की है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपके लिए क्या कह रहा है। ये प्रश्न नंबर 3 ये कह रहा है कि वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किस समाजशास्त्री द्वारा दिया गया है। प्रश्न क्या कह रहा है, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किस समाजशास्त्री द्वारा दिया गया है। तो आपका ऑप्शन दे रखा है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी अगस्ट काम्टे, ऑप्शन सी कूले, ऑप्शन डी पेरेटो। तो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत जो है, ये देखिएगा वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किस समाजशास्त्री द्वारा दिया गया है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो ये सिद्धांत आपके वर्ग संघर्ष की, जहाँ संघर्ष और क्रांति की बात आती है, आपको पता है इसमें कौन आता है। तो आपके वर्ग संघर्ष और क्रांति की बात जो है हमेशा आपके कार्ल मार्क्स महोदय करते हैं, जो एक कम्युनिस्ट जो है फिलासफर हैं अर्थात समाजशास्त्री हैं, कार्ल मार्क्स महोदय वर्ग संघर्ष की बात करते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 4, ये प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। त्रिस्तरीय सिद्धांत किस समाजशास्त्री द्वारा दिया गया है। कौन सा सिद्धांत, त्रिस्तरीय सिद्धांत किस समाजशास्त्री द्वारा दिया गया। तो ऑप्शन ए ऑप्शन ए है कार्ल मार्क्स द्वारा, ऑप्शन बी है अगस्ट काम्टे महोदय द्वारा, ऑप्शन सी कूले द्वारा, ऑप्शन डी पेरेटो द्वारा। प्रश्न नंबर 4 है, तो त्रिस्तरीय सिद्धांत का सिद्धांत आपके अगस्ट काम्टे महोदय द्वारा दिया गया है। ये ऑप्शन बी सही आंसर है प्रश्न नंबर 3 का। और अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 5। ये प्रश्न क्या कह रहा है 5 नंबर, आप ध्यान दीजिएगा। ये आपका कह रहा है कि आत्मदर्पण का सिद्धांत किस विद्वान द्वारा दिया गया है। कौन सा सिद्धांत, आत्मदर्पण का सिद्धांत कह रहा है किस विद्वान द्वारा दिया गया है। तो ऑप्शन ए दे रहा है मैक्स वेबर, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी चार्ल्स हटन कूले, ऑप्शन डी समनर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 5 का। तो इसका आत्मदर्पण का सिद्धांत
आप सभी को पता ही होगा, ये कूले महोदय हैं। आपके चार्ल्स हटन कूले महोदय जो है आत्मदौड़ का सिद्धांत दिया है। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 6 आपका, ये प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है आप सभी के लिए, देखते हैं। ये कह रहा है संभ्रांत वर्ग का परिभ्रमण सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? संभ्रांत वर्ग का परिभ्रमण सिद्धांत किस पाश्चात्य समाजशास्त्री द्वारा दिया गया है? तो आपका ऑप्शन ए दे रखा है हट्टन, ऑप्शन बी जॉनसन, ऑप्शन सी गारफिंकल, ऑप्शन डी परेटो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संभ्रांत वर्ग का परिभ्रमण का सिद्धांत आपके परेटो, विल्फ्रेड परेटो महोदय हैं। ये ऑप्शन डी हो जाएगा। ये आंसर परेटो महोदय हैं। संभ्रांत वर्ग का परिभ्रमण सिद्धांत आपके पाश्चात्य समाजशास्त्री हैं परेटो महोदय। इनका पूरा नाम है विल्फ्रेड परेटो महोदय ने दे रखा है। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। कह रहा है प्रश्न नंबर ये 7, क्या कह रहा है आप सभी का? प्रश्न नंबर 7 एक कौन सा एक समाजशास्त्री आदर्श प्रारूप की अवधारणा से जुड़ा है? ये फ्रेंड्स आप सब ध्यान दीजिए, प्रश्न सिंपल लग रहा है आप सभी को, लेकिन ये सारे प्रश्न जो मैं करा रहा हूँ जैसे दे रखा है, ये प्रश्न आपको बता दूं। दे रखा प्रश्न नंबर 7, कौन सा समाजशास्त्री आदर्श प्रारूप की अवधारणा से जुड़ा है? प्रश्न सिंपल लग रहा है, आदर्श प्रारूप की अवधारणा से जुड़ा है, जबकि ये प्रश्न आपको देखिए कितनी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है जो है, और आपका ये पूछा जा चुका है। बता दूं, असिस्टेंट प्रोफेसर में 2021 में, उत्तराखंड पीएससी में जो है पूछा जा चुका 2020 में, जीआईसी में 2017 में, आपके यूपी जीआईसी 2015 में, और असिस्टेंट प्रोफेसर 21 में, और हायर में पूछा जा चुका है 18 में। मतलब ये प्रश्न जो है आपका 7 नंबर देखने में सिंपल लग रहा है, लेकिन ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप इसको नोट करके रखिएगा कि आदर्श प्रारूप की अवधारणा जुड़ा है, किससे जुड़ा है? आपका ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ए मार्टन महोदय है, ऑप्शन बी सरोकिन है, ऑप्शन सी दुर्खीम है इमाइल, ऑप्शन डी मैक्स वेबर है। तो इसका आंसर आप लोगों को पता हो गया, ऑप्शन डी होगा। इसका आंसर मैक्स वेबर महोदय है। ये ऑप्शन डी आदर्श प्रारूप की अवधारणा आपके मैक्स वेबर महोदय की है। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या करा। प्रश्न नंबर, ये प्रश्न उत्तर नंबर 8 है आपका। ये कह रहा है कि मैक्स वेबर द्वारा जीवन अवसर की अवधारणा का प्रयोग किया गया। क्या कह रहा है? मैक्स वेबर द्वारा जीवन अवसर की अवधारणा का प्रयोग किया गया। तो आपका ऑप्शन ए है स्थिति को बताने के लिए प्रयोग किया गया है, ऑप्शन बी कह रहा है शक्ति को बताने के लिए, ऑप्शन सी कह रहा है वर्ग को बताने के लिए, ऑप्शन डी कह रहा है निर्जातिता को बताने के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 8 का? आप सब भी बताइएगा। तो इसका आंसर जो है आपका मैक्स वेबर महोदय द्वारा जीवन अवसर की अवधारणा का प्रयोग किया गया है वर्ग को बताने के लिए। मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ, ये ऑप्शन सी है, वर्ग को बताने के लिए मैक्स वेबर महोदय, क्योंकि आप कि जो मैक्स वेबर महोदय हैं ये जीवन अवसर की अवधारणा का प्रयोग वर्ग को बताने के लिए किया। वेबर के अनुसार जो है, मैक्स वेबर के अनुसार जीवन के अवसर एक सामाजिक स्तर से दूसरे स्तर में जाने का अवसर है। किसी व्यक्ति के पास संसाधनों जैसे आपका भोजन हो गया, आश्रय हुआ, स्वास्थ्य हो गया कि और शिक्षा है तक पहुँच प्रभावित कर सकती है जीवन की ये संभावनाएं सामाजिक गतिशीलता की कुंजी मानी जाती है। और संपत्ति का जो स्वामित्व और बाजार में वस्तुओं और सेवाओं का जो निपटारा किया जाता है, जो समाज में शक्ति के कारण परिणाम हैं और सामाजिक क्रिया में किसी व्यक्ति के लक्ष्यों को प्राप्त करने का मौका निर्धारित करते हैं। ये मैक्स वेबर वर्ग को बताने के लिए है, जो मैक्स वेबर द्वारा जीवन अवसर की अवधारणा का प्रयोग किया गया है। ये आपके मैक्स वेबर महोदय की अवधारणा रही है। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 9, आप लोग ध्यान दीजिए। प्रश्न नंबर 9 आपका क्या कह रहा है? ये कह रहा है प्रश्न नंबर 9 आपका, ये थोड़ा सा नीचे आप देखते, कह रहा है समाजशास्त्र का संस्थापक पिता किसे कहा जाता है? ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि
और ये हर एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है, सिंपल सा प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न है। आप ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा कि समाजशास्त्र का संस्थापक पिता किसे कहा जाता है? संस्थापक कौन सा पिता? संस्थापक पिता किसे कहा जाता है सोशियोलॉजी का? तो आपका ऑप्शन ए अगस्ट काम्ट महोदय, ऑप्शन बी मैक्स वेबर, ऑप्शन सी गोविंद सदाशिव घुरिये, ऑप्शन डी है लुई डूमा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाला है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग बताइए। प्रश्न नंबर 9 का आंसर क्या है? तो आपको मैं बता दे रहा हूँ, ऑप्शन ए अगस्ट काम्टे महोदय जो आपके हैं, इस समाजशास्त्र के संस्थापक पिता कहे जाते हैं या समाजशास्त्र के पिता कहे जाते हैं आपके, या समाजशास्त्र के जन्मदाता कहे जाते हैं। किसे कहा जाता है? अगस्ट काम्टे महोदय को। आइए आपका देखते हैं अगला प्रश्न क्या करा। प्रश्न नंबर 10 ये आप सभी के लिए क्या करा? प्रश्न उत्तर नंबर 10, ये थोड़ा सा नीचे करें। ठीक, अब देखते हैं। ये कह रहा भारतीय समाजशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? पिछला प्रश्न आपका था कि भारतीय वो कि समाजशास्त्र का संस्थापक पिता किसे कहा जाता है। ये प्रश्न नंबर 10 आपका कह रहा है कि भारतीय समाजशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन ए दे रखा मैक्स वेबर, ऑप्शन बी गोविंद सदाशिव घुरिये। गोविंद सदाशिव घुरिये को आपको देखे होंगे जीएस घुरिये लिख कर आता है प्रश्नोत्तरों में, ध्यान दीजिएगा। और ऑप्शन सी दिया है लुई डूमा, ऑप्शन डी दिया है श्यामाचरण दुबे। तो भारतीय समाजशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? इसका आंसर आप सभी को पता होगा। प्रश्न नंबर 10 का ये गोविंद सदाशिव घुरिये अर्थात जीएस घुरिये महोदय को भारतीय समाजशास्त्र का पिता कहा जाता है। ये आप सब ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। इसमें ज़्यादा बताने का नहीं था, आप लोगों को पता है, रिपीटेड प्रश्न है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर आपका 11 है। प्रश्न नंबर 11, मैक्स वेबर को किसने आधुनिक समाजशास्त्र का पिता कहा है? क्या कहा? किसे कहा है? मैक्स वेबर महोदय जो हैं, इनको किसने आधुनिक समाजशास्त्र का पिता कहा है? ये आधुनिक समाजशास्त्र का पिता किसने कहा है? किसे? मैक्स वेबर महोदय को प्रश्न कह रहा। तो आपका ऑप्शन ए दिया कार्ल मार्क्स महोदय, ऑप्शन बी दिया किंग्सले डेविड, ऑप्शन सी फ्रेडरिक एंगल्स, ऑप्शन डी इमाइल दुर्खिम। 11 नंबर। तो इसका आंसर आप सभी को पता होगा, मैं बता दे रहा हूँ कि ऑप्शन बी जो ये है किंग्सले डेविड महोदय जो हैं, ये मैक्स वेबर को आधुनिक समाजशास्त्र का पिता मानते हैं, पिता कहते हैं, क्योंकि मैक्स वेबर का जो योगदान सोशियोलॉजी में है, समाजशास्त्र में, उसी को देखते हुए इन्होंने किंग्सले डेविस महोदय जो हैं मैक्स वेबर को आधुनिक समाजशास्त्र का पिता कहते हैं। आइए देखते हैं आपका प्रश्न नंबर 12 आप सभी के लिए। प्रश्न उत्तर नंबर 12 क्या कह रहा है? ये कह रहा है, यह किस समाजशास्त्री द्वारा विवेचना किया गया है कि समाज को कमांड क्लास और ओबे कमांड क्लास और ओबे क्लास में विभाजित किया जा सकता है? या किस समाजशास्त्री द्वारा विवेचना किया गया है? ये प्रश्न ध्यान दीजिए। ये कह रहा है किस समाजशास्त्री द्वारा। तो आपका आंसर दे रखा है ऑप्शन ए एंथोनी गिडेंस, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी पीटर बर्जस, ऑप्शन डी राल्फ डेरन डॉर्फ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 12 का आप सब भी बताइएगा। तो इसका आंसर आपके ऑप्शन डी हैं, ये राल्फ डेरन डॉर्फ महोदय हो जाएंगे। ये कमांड क्लास और ओबे क्लास में विभाजित किया है, समाज को विवेचना किया है आपके राल्फ डेरन डॉर्फ महोदय जो हैं। ये बताते हैं इसी संदर्भ में क्लास ओबेरॉय के संदर्भ में कहते हैं कि 3 अर्ध समूह इसको इन्होंने बता रखा है। नंबर 1 बताया अर्ध समूह, नंबर 2 बताया हित समूह और 3 बताया है संघर्ष समूह। आपके राल्फ डेरन डॉर्फ ने जो है इनका मानना है कि संघर्ष का जो विश्लेषणात्मक करते समय व्यक्तित्वों के साथ साथ इन समूहों का भी विश्लेषण करना चाहिए। इन 3 जो बताया इन्होंने, अर्ध समूह, हित समूह और संघर्ष समूह, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न आपका भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 में प्रश्न आ चुका है। ये प्रश्न जो लेकर आया हूँ फ्रेंड्स, आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ मैं जितने प्रश्न उत्तर आपको सॉल्व करा रहा हूँ, ये प्रश्न जो है प्रत्येक किसी न किसी एग्ज़ाम में, सोशियोलॉजी के किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। और ये
किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना है। आपका यूजीसी नेट जेआरएफ की जो है या पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, इन एग्ज़ामों में संभवतः ये प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। मैंने बताया है कि ये जो मैं क्लास करा रहा हूँ फ्रेंड्स, ये क्लास आप सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से अर्थात समाजशास्त्र विषय से तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी स्टेट से चाहे आप हों, चाहे आप यूपी से हों, बिहार से हों, उत्तराखंड से हो, छत्तीसगढ़ से हों, राजस्थान से हों, हरियाणा से हों, दिल्ली से हैं, यदि आप सोशियोलॉजी सब्जेक्ट समाजशास्त्र विषय से तैयारी करते हैं तो ये क्लास हर एक उस एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इस क्लास को आप लोग ज़रूर देखिएगा, ज़रूर सॉल्व करिएगा और मिस ना कीजिएगा। आपको इस क्लास से काफ़ी जो है सहायता प्राप्त होगा, एग्ज़ाम में काफ़ी बेनिफिट मिलने की संभावना है। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न नंबर आपका 13 नंबर प्रश्न है। ये 13 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये कह रहा है समाजशास्त्री मैक्स वेबर के अनुसार कौन सा एक समाज में स्त्रीकरण का केंद्रीय अंग नहीं है। कौन सा अंग नहीं है, केंद्रीय अंग नहीं है। तो ऑप्शन ए दे रहा है, ऑप्शन ए सत्ता, ऑप्शन बी वर्ग, ऑप्शन सी पद, ऑप्शन डी शक्ति। प्रश्न ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स आप लोग। सब कह रहा समाजशास्त्री मैक्स वेबर के अनुसार कौन सा समाज में स्त्रीकरण का केंद्रीय अंग नहीं है। ठीक है, ये मैक्स वेबर द्वारा। तो ऑप्शन आप बताइए कौन सा नहीं है, सत्ता, वर्ग, पद, शक्ति में कौन सा नहीं है। प्रश्न नंबर 13, ये भी प्रश्न आपका जो है असिस्टेंट प्रोफेसर और यूजीसी नेट जेआरएफ में और पीजीटी तीनों जगह पूछा जा चुका है ये प्रश्न। तो आपका ऑप्शन ये हो जाएगा, मैं बता देता हूँ, ऑप्शन ए जो है मैक्स वेबर के अनुसार नहीं होगा। वर्ग, पद, शक्ति ये मैक्स वेबर के अनुसार 3 है, क्योंकि वर्ग की स्थितियाँ मैक्स वेबर कहते हैं एक जैसी नहीं होती है। और इन्होंने वर्ग को जो 3 अंग बताया, वर्ग बताया, परिस्थिति एवं शक्ति बताया है। और इसे निम्न 3 श्रेणियों में संपत्ति वर्ग और उपलब्धि वर्ग तथा मध्यम वर्ग में इन्होंने डिवाइड कर रखा। कौन, आपके मैक्स वेबर महोदय। और वो कहते हैं परिस्थिति के साथ सम्मान जुड़ा होता है, जबकि जहाँ पर प्रतिकार होता है वहाँ शक्ति अनिवार्य रूप से पाई ही जाती है। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या करा। प्रश्न नंबर ये आपका है 14 नंबर प्रश्न। ये कह रहा है कि किस विद्वान द्वारा वर्ग स्थिति की अवधारणा को विकसित किया गया है। प्रश्न ध्यान दीजिएगा, किस विद्वान द्वारा वर्ग स्थिति की अवधारणा को विकसित किया गया है। तो आपका ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी लुई बर्थ, ऑप्शन सी विल्फ्रेड प्लेटो, ऑप्शन डी मैक्स वेबर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप सब बताइएगा। प्रश्न नंबर 14 का आंसर क्या है। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ये मैक्स वेबर महोदय हैं। इसका आंसर ऑप्शन डी है, मैक्स वेबर महोदय, क्योंकि वर्ग स्थिति की अवधारणा मैक्स वेबर ने महोदय ने ही विकसित किया है। उत्पादन के साधन के स्वामित्व के लिए अधीनस्थ के रूप में इन्होंने वर्ग, प्रतिष्ठा और पार्टी यानी कि राजनीति की वेबर ने एक स्त्रीकरण के 3 घटक और सिद्धांत के रूप में बता रखा है आपके मैक्स वेबर महोदय ने। आइए देखते हैं आपका प्रश्न नंबर ये 15 नंबर क्या कहता है। प्रश्न नंबर 15 ये कह रहा है आपका 15 नंबर प्रश्न, इमाइल दुर्खिम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक विशिष्ट विशेषता समान चेतना की नहीं है। किसके अनुसार, आपके जो ये इमाइल दुर्खिम महोदय हैं इनके अनुसार कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विशिष्ट विशेषता समान चेतना नहीं है। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा है घनत्व, ऑप्शन बी आयतन, ऑप्शन सी तीव्रता, ऑप्शन डी निर्धारण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप सब बताइएगा। प्रश्न नंबर 15 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ये घनत्व। ये ऑप्शन ए इमाइल दुर्खिम के अनुसार महोदय के अनुसार घनत्व हो जाएगा, क्योंकि आपके इमाइल दुर्खिम महोदय कहते हैं जबकि आयतन, तीव्रता एवं निर्धारण समान चेतना की विशिष्ट विशेषता बताते हैं। क्या क्या बताते हैं, आपका ये जो है इन्होंने ऑप्शन बी आयतन, सी तीव्रता, डी निर्धारण बताते हैं। ये सही है इनके अनुसार। तो इस प्रकार इन तीनों के अलावा ये जो आपका घनत्व हो गया ये आंसर होगा, क्योंकि ये इसकी चर्चा ये नहीं करते हैं आपके इमाइल दुर्खिम महोदय। आइए देखते हैं आपका प्रश्न नंबर अगला क्या कह रहा है आप सभी के लिए। प्रश्न नंबर ये 16 नंबर प्रश्न ये कह रहा है शास्त्रीय और समाजशास्त्रीय परंपरा में सबसे प्रमुख थिंकर कौन थे। किसके बारे में कह रहा, शास्त्रीय और समाजशास्त्रीय परंपरा में सबसे प्रमुख थिंकर कौन थे जिन्होंने सर्वप्रथम चौंकाने वाली
प्रकल्पना प्रस्तुत किया था कि सामाजिक सुदृढ़ता स्रोत श्रम विभाजन है। यह किस विद्वान के तरफ इशारा था? प्रश्न ध्यान से आप लोग ध्यान दीजिएगा एक बार फिर। शास्त्रीय और समाजशास्त्रीय परंपरा में सबसे प्रमुख थिंकर यानी समाजशास्त्री कौन थे जिन्होंने सर्वप्रथम चौंकाने वाली प्रकल्पना प्रस्तुत किया था? प्रकल्पना था, उपकल्पना था, कल्पना, तीनों की चीज़ है। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि सामाजिक सुदृढ़ता का स्रोत श्रम विभाजन है। इन्होंने बताया कि सामाजिक सुदृढ़ता का स्रोत क्या है? आपका ये श्रम विभाजन है। यह किस विद्वान की तरफ इशारा करता है? किस विद्वान के हैं इसमें से? तो आपका ऑप्शन दे रखा, ऑप्शन ए अगस्ट काम्ट महोदय, ऑप्शन बी इमाइल दुर्खिम, ऑप्शन सी सेंट साइमन, ऑप्शन डी रॉबर्ट बीर स्टीड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप सब भी बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो ये भी प्रश्न आपका देखिए GIC 2021 में पूछा जा चुका है। तो ऑप्शन बी इसका आंसर है, इमाइल दुर्खिम महोदय हैं ये आपके ऑप्शन बी, क्योंकि जो इमाइल दुर्खिम महोदय हैं ये कहते हैं सामाजिक सुदृढ़ता का जो स्रोत है वो श्रम विभाजन पे बहुत जोर और बल दिया है इमाइल दुर्खिम महोदय। आप पढ़े होंगे इमाइल दुर्खिम महोदय को, क्योंकि इस सिलेबस में बराबर हर जगह पाए जाते हैं आपके, चाहे UG PG अगर आप किए हैं तो पढ़े ही हैं इनको। तो श्रम विभाजन समाज के गतिशीलता या नैतिक घनत्व के अनुपात से है। ये कहते हैं लोगों की जो एकाग्रता और समूह में समाजीकरण करते हैं, उसी रूप में इन्होंने इसे परिभाषित कर रखा, अर्थात ये आपके इमाइल दुर्खिम महोदय की अवधारणा है। आइए देखते हैं आपका प्रश्न नंबर 17। ये क्या कह रहा है आप सभी के लिए? प्रश्न उत्तर नंबर 17 ये कह रहा है, मैक्स वेबर के अनुसार ऐतिहासिक प्रगति तथा विकास को एक प्रक्रिया द्वारा व्यक्त कर सकते हैं जिसे उन्होंने कहा है। किसने कहा? ये मैक्स वेबर कह रहा है। देखिए ध्यान दीजिए, मैक्स वेबर के अनुसार ऐतिहासिक प्रगति तथा विकास को एक प्रक्रिया द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा, ऑप्शन ए दिया है विवेकीकरण, ऑप्शन बी नौकरशाही, ऑप्शन सी प्रबोधन, ऑप्शन डी उपरोक्त कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 17 का आप सब बताइएगा। तो यह इसका आंसर आपका विवेकीकरण हो जाएगा। ये मैं बता दे रहा हूँ, ये प्रश्न आपका GIC जो है में पूछा जा चुका। GIC जो 2021 में UP उत्तर प्रदेश आयोग के GIC में गवर्नमेंट इंटर कॉलेज के ये पूछा जा चुका प्रश्न, आप लोग ध्यान दीजिएगा। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर ये 18, आपका प्रश्न नंबर 18 क्या कह रहा है देखते हैं, ध्यान दीजिए। प्रश्न नंबर 18 आपका कह रहा है, निम्नलिखित में से किस विद्वान द्वारा द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की अवधारणा दी गई है? कौन सी अवधारणा? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की अवधारणा किस विद्वान द्वारा दी गई है? तो आपका ऑप्शन ए दे रखा कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी मैक्स वेबर, ऑप्शन सी राइट्स मिल्स, ऑप्शन डी इमाइल दुर्खिम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी को मेरे ख्याल से पता ही होगा कि द्वंद्वात्मक ये क्या है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की अवधारणा किसकी है। तो ये फ्रेंड्स आपका द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की जो अवधारणा है, मैंने अभी पीछे बताया है पिछले प्रश्न में, जहाँ द्वंद्व है, जहाँ संघर्ष है, जहाँ क्रांति है, इसकी बात कौन करता है? आपके हमेशा ध्यान दीजिए, द्वंद्व क्रांति संघर्ष किए ये आता है प्रश्नोत्तर में, तो ये आपके कार्ल मार्क्स महोदय ही होंगे। ये आप सब हमेशा ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर कार्ल मार्क्स महोदय हैं। द्वंद्वात्मक अर्थात भौतिकवाद की अवधारणा ये आपके कार्ल मार्क्स महोदय की है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है आपका। प्रश्न नंबर 19 क्या कह रहा? ये कह रहा है आपका प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से आदर्श प्रारूप की अवधारणा किस विद्वान द्वारा दी गई? अभी मैंने पिछले प्रश्नोत्तर में ये प्रश्न आ चुका है कि आदर्श प्रारूप की अवधारणा किसके द्वारा दी गई। तो आपका ऑप्शन ए है हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन बी मैक्स वेबर, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन डी अगस्ट कॉम्ट महोदय हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 19 का? आप सब बताइएगा 19 का आंसर क्या है आदर्श प्रारूप, क्योंकि ये रिपीटेड प्रश्न है तो आपके ये हो जाएंगे। ऑप्शन बी मैक्स वेबर महोदय हैं, आदर्श प्रारूप की अवधारणा मैक्स वेबर महोदय ने दे रखा है। आपका अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। ये आपको पिछले बता रखा, ये रिपीटेड प्रश्न है, बार बार पूछा जा रहा है, इसलिए इसको मैं काफ़ी विस्तार नहीं कर रहा हूँ। आप लोग मैक्स वेबर महोदय को बराबर पढ़ रहे हैं और प्रश्न सॉल्व भी कर रहे होंगे, इसलिए जिनका UGC नेट JRF का एग्ज़ाम है वो प्रैक्टिस सेट जो है अधिक से अधिक सॉल्व करें, क्योंकि फ्रेंड्स आपके पास समय बहुत कम बचा है, इसलिए आप प्रैक्टिस सेट
ज़रूर से ज़रूर सॉल्व करें यदि आपको सफलता पानी है, क्योंकि आपके पास समय का अभाव है। तो ये देखते हैं प्रश्न नंबर 20 क्या कह रहा है कि सामाजिक तथ्य की बात किस समाजशास्त्री द्वारा उल्लेख किया गया। कौन सा सामाजिक तथ्य की, क्या कह रहा है ये, सामाजिक तथ्य की बात किस समाजशास्त्री द्वारा उल्लेख किया गया है। तो आपका ऑप्शन ए परेटो दे रखा, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी इमाइल दुर्खिम, ऑप्शन डी हैबरमास। तो सामाजिक तथ्य की बात कौन करता है, तो आपका आंसर बहुत सिंपल सा, इसको पता होगा, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। इमाइल दुर्खिम महोदय हैं, सामाजिक तथ्य की बात करते हैं, जो है सामाजिकता की बात करते हैं, इसलिए इसका आंसर इमाइल दुर्खिम महोदय हो जाते हैं। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर ये 21 क्या कह रहा है। प्रश्न उत्तर नंबर 21 आपका, ये सामाजिक डार्विनवाद की अवधारणा किसने दी है। क्या कह रहा है, सामाजिक डार्विनवाद की अवधारणा किसने दी है। ये क्या है, सामाजिक डार्विनवाद, डार्विनवाद के बारे में आप पढ़ चुके हैं, ये 9th-10th में भी डार्विनवाद क्या है, जो है विकासवादी सिद्धांत है। आप इसको मैं ज़्यादा विस्तार से नहीं कहूँ, क्योंकि आप हाई स्कूल से पढ़ते हुए आ रहे हैं, और इसी में आपके एक समाजशास्त्री हैं जो डार्विनवाद की बात करते हैं। इनका नाम देखिए, अभी आपको मिल ही जाएगा आंसर। ऑप्शन ए है लोम्ब्रोसो, ऑप्शन बी कोजर, ऑप्शन सी गिडेंस, ऑप्शन डी हर्बर्ट स्पेंसर महोदय हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। आपके डार्विनवाद सिद्धांत की बात आपके समाजशास्त्र में हर्बर्ट स्पेंसर महोदय करते हैं, विकासवाद की बात। आइए देखते हैं आपका प्रश्न नंबर 22, ये क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 22 आपका, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से यह अवधारणा किसकी है कि बौद्धिक अवस्था ही सामाजिक अवस्था का कारण है। क्या कह रहा है, बौद्धिक अवस्था ही सामाजिक अवस्था का कारण है, यह अवधारणा किसकी है पूछ रहा है। तो इसका ऑप्शन ए दे रखा है सेंट साइमन, ऑप्शन बी अगस्ट काम्टे, ऑप्शन सी इमाइल दुर्खिम, ऑप्शन डी हर्बर्ट स्पेंसर। तो प्रश्न नंबर 22 का आंसर क्या हो जाएगा, आप सब बताइएगा। तो ये जो है आपके अगस्ट काम्टे, ऑप्शन बी जो है अगस्ट काम्टे महोदय की अवधारणा है, क्या है कि बौद्धिक अवस्था ही सामाजिक अव्यवस्था का कारण है। ये ध्यान दीजिएगा कि बौद्धिक अवस्था ही सामाजिक अव्यवस्था का कारण है, ये आपके अगस्ट काम्टे महोदय की अवधारणा है। ये प्रश्न जो है भी GIC में पूछा जा चुका, GIC लेक्चर में जो है 2021 में। आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये जितने प्रश्न उत्तर हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर हैं। आप लोग क्लास को मिस ना कीजिएगा, ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये आपको 23 अगस्त को एग्ज़ाम है। आप सब जिसका UGC नेट JRF का और जो PGT का संभवतः जो है, चाहे जब यूपी गवर्नमेंट डेट देने वाली है, आप सब डाले होंगे, हरियाणा, दिल्ली, जो भी मध्य प्रदेश से, हर अभी मध्य प्रदेश का देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर का ये पेपर हुआ है, जिसमें हमारे कुछ स्टूडेंट हैं, कुछ छात्र, उन्होंने फ़ोन करके कॉल करके बताया था जो है, और कमेंट भी किया है। आप लोग हमारे टेलीग्राम से जुड़ने के लिए, आप टेलीग्राम लिंक जो है आपको मैं देता हूँ यूट्यूब में, आप देख लिया करिए। ऑफिशियल पुजारी डालेंगे तो आपको वहाँ मिल जाएगा ये कमेंट वगैरह जो है, कि वहाँ से काफ़ी प्रश्न उत्तर आपके क्लास से मिले हैं, छात्रों ने बताया है। तो आइए देखते हैं ये प्रश्न नंबर 23 क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि प्रतिकारी कानून की अवधारणा किस विद्वान से संबंधित है। ये जो है प्रतिकारी कानून की अवधारणा किस विद्वान से संबंधित है। तो आपका ऑप्शन दे रहा है ए सदरलैंड, ऑप्शन बी मर्टन, ऑप्शन सी दुर्खिम, ऑप्शन डी क्लाउड लेवी स्टार्क। तो ये आंसर क्या हो जाएगा इसका, आप बताइए। प्रतिकारी कानून की अवधारणा किस विद्वान से संबंधित है, 23 नंबर का आप सब बताइएगा। तो आपके प्रतिकारी कानून से आपके ये इमाइल दुर्खिम महोदय हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। ये इमाइल दुर्खिम महोदय हैं जो ये प्रतिकारी कानून की अवधारणा दे रखी है। अब इमाइल दुर्खिम जो प्रतिकारी कानून की अवधारणा से संबंधित है फ्रेंड्स, ये कानूनों के उद्देश्य जो बताते हैं, व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों में उत्पन्न असंतुलन जो होता है, इसी को सम्मान स्थिति पैदा करने के लिए प्रतिकारी कानून का पालन किया जाता है। और कहते हैं इसके अंतर्गत आपके जो कानून हैं, चाहे दीवानी कानून, व्यावसायिक कानून, संवैधानिक रूप से प्रशासन को सही रूप से चलाने के लिए, सामाजिक एकता को बनाए रखने के लिए ही ये प्रतिकारी कानून की अवधारणा इन्होंने दे रखा। कौन, आपके इमाइल दुर्खिम महोदय ने। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा, प्रश्न नंबर 24। ये कह रहा आपका कोरबी व्यवस्था पद का प्रयोग किया है। प्रश्न नंबर 24 क्या रहा है, क्या कि कोरबी व्यवस्था पद का प्रयोग किया है। कौन सी व्यवस्था, कोरबी व्यवस्था है, ध्यान दीजिएगा।
तो ऑप्शन ए कह रहा है वेवर, ऑप्शन बी मार्क्स, ऑप्शन डी सी इमाइल दुर्खिम, ऑप्शन डी काउंटे महोदय। तो इसका आंसर आप बताइए। कोरबी व्यवस्था की बात कौन कर रहा है आपका? तो कार्ल मार्क्स जो हैं ये कोरबी व्यवस्था की बात करते हैं। आपका ये प्रश्न जीआईसी जो है पूछा जा चुका है 2021 में ये भी। तो इसका आंसर आपके कार्ल मार्क्स महोदय हैं। तो ऑप्शन बी ये है मार्क्स महोदय इसका आंसर। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। इस समय मुझे फ्रेंड थोड़ा टाइम कम मिल पा रहा है प्रश्न जो है आपका कराने के लिए, क्योंकि ये प्रश्न उत्तर आपको सोम मंगल में हो जाना चाहिए था ये क्लास, लेकिन ये सोम मंगल को नया होके क्लास आज हो रही है। इसके लिए हमको खेद भी है, दुख भी है कि टाइम पे क्लास, क्योंकि आपका यूजीसी ने जेआरएफ का एग्ज़ाम है और क्लास हो नहीं पाया। इधर मैं कुछ ही कारणों से बिजी हो गया था, लेकिन फिर भी कोशिश करके ये क्लास आप सभी के बीच लेके आने की कोशिश करता हूँ कि अधिक से अधिक आप सभी का क्लास ले लूँ। तो ये 25 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा एक फ्रैंकफर्ट स्कूल से संबंधित है? कौन सा स्कूल फ्रैंकफर्ट स्कूल से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन? तो आपका ऑप्शन ए हैबरमास, ऑप्शन बी कोजर, ऑप्शन सी डेरनडार्फ, ऑप्शन डी है होरोविट्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 25 का? तो ये इसका फ्रैंकफर्ट स्कूल से आपके ये हैबरमास महोदय जो हैं, ऑप्शन ए हैबरमास महोदय जो है फ्रैंकफर्ट स्कूल से संबंधित है। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर ये फ्रेंड्स आप सभी के लिए आज ये 25 प्रश्नोत्तरों की एक श्रृंखला थी जो समाप्त हुआ, और ये आप लोग इस क्लास को मिस ना करिएगा, ज़रूर देखिएगा और क्लास को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा कि क्लास आप सभी को कैसी लगी जो है। और फ्रेंड्स आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।